बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। जैसे हम इस तरह मुस्कुराते हुए ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट आता है, देखने वालों पे फॉर श्योर इम्पैक्ट आता होगा। तो आज हम ट्रांसमिशन का आगाज़ इसी बात से करेंगे। सुना होगा आपने कि मीठे बोल में जादू है। जादू है। एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करें, बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए रोज़ा रखा हुआ है तो हम दूसरों के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करें। अदरवाइज रमज़ान के अलावा भी इखलाक आपका बहुत मैटर करता है। अगर कोई आपको उदास नज़र आ रहा है, किसी की तबीयत नासाज है, कोई वैसे ही डाउन फील कर रहा है, अगर आप उसे जाके मुस्कुराहट से बात कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका मूड भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप ग्रोसरी करने गए हैं, आप सब्जी लेने गए हैं, आप किसी रेडी वाले के पास खड़े हुए हैं, तो आराम से जाएं, हाल चाल पूछें, बड़े अच्छे अंदाज से आप उससे गुफ्तगू करें, वापस आएं। वो जो आपका अंदाज होगा वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और यही इम्पैक्ट हमें क्रिएट करना है। तो मसरूफ हम रहते हैं सब, इसमें वक्त नहीं होता हमारे पास, फिर भी जब किसी से बात करें वो 1 मिनट के लिए, वो 2 मिनट को, जितनी भी आपकी इंटरेक्शन होनी है, कोशिश करें धीमा लहजा, मुस्कुराहट के साथ, बड़े प्यार से, बड़ी अपनायत के साथ बात करेंगे। उसका मैं फिर कहूँगा कि इम्पैक्ट आता है। तो ये आज हमारी बात थी जो आपने याद रखनी है और दुआ में भी याद रखना है, दुआ में भी याद रखना है और हमेशा याद रखें कि तुमसे बेहतर, तुम में से सबसे बेहतर वही है जिसका इखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। अब आपको लेकर चलते हैं फ़ज़ाओं में। और फ़ज़ाओं की जब हम बात करते हैं, सऊदी अरब का एक शहरी है सबीन, और क्या उसने किया जनाब, उसने फ़ज़ा में रोज़ा अफ्तार किया है। फ़ज़ा में रोज़ा अफ्तार किया है। फ़ज़ा में रोज़ा अफ्तार किया। आप देखें, अब्दुल बारी आले अब्दुल्ला, इन्होंने अनोखा अंदाज अपनाया है और एसर की खूबसूरत पहाड़ हैं जिनके ऊपर फ़ज़ा में रोज़ा अफ्तार किया है। और देखें, विजुअल दिखा रहे हैं, ग्लाइडर पर सवार होकर अफ्तारी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और सारे फिल्म दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं। वैसे ये भी कह रहे हैं लोग कि जो नीचे ज़मीन पे अफ्तारी हो रही होगी, इनकी कोई चंद मिनट के बाद हुई होगी। ज़ाहिर है जितना ऊपर जाते हैं सूरज आपका देर से गुरूब होता है, आपकी अफ्तारी लेट होती है। टाइम कैसे इन्होंने वहाँ पे मेजर किया होगा, कैलकुलेट कैसे किया होगा कि इनकी अफ्तारी इस टाइम पे होनी है। तो जिस तरह हम यहाँ पे खड़े होकर तबसरे कर रहे हैं, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, वहीं पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। चलेंगे, तो हमने अफ्तारी का एक ज़बरदस्त और मुनफरद अंदाज आपको दिखाया। अब चूँकि इस बात सऊदी अरब की हो रही है तो सऊदी अरब में रौनकें लगी हुई हैं जनाब। बिलखुसूस हम रमज़ान की जब बात करें, सबकी ख्वाहिश होती है जी वहाँ पर जाए, उम्रा अदा करे, इबादतें वहाँ पर करे, मक्का हो या मदीना। ऐसे में 27वीं शब का हम जिक्र करें, कल हमने ट्रांसमिशन भी की थी इस पर, तो ईमान परवर मंजर देखा गया। नमाज तरावी के दौरान मस्जिदुल हराम के अतराफ़ की सड़कें नमाजियों से भर गई। यानी हम वैसे भी देखते हैं रश होता है जब, तो आप मताफ तक ना भी पहुँच पाएँ तो बाहर जहाँ पर जगह मिलती है आपको, तो सारा एरिया ऐसे है जहाँ पर नमाज पढ़ने का सवाब ऐसे जैसे आपने मक्का मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ी है, तो बिल्कुल आप हरम में ही वो कंसिडर होता है। तो मस्जिद के बाहर यानी हरम के बाहर जो सड़कें हैं वो देखिए आपके, नमाजियों की एक लाइन प्रॉपर, बिल्कुल जी, नमाजियों की एक लाइन थी, वहाँ पर रश था। और इससे होता है कि हम कितने करीब हैं अल्लाह के। और 27वीं की शब का हम खुद भी बात कर रहे थे कि कितनी फजीलत है, कितनी अहमियत है। तो तमाम मुसलमानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। और देखना वहाँ की नमाज, उसका तो सवाब ही बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बेशक। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने बात की सऊदी अरब की, अब ज़रा कुछ बात हम क्रिकेट की कर लेते हैं। पाकिस्तान लेकर आते हैं आपको जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच। अपनी जारहाना इनिंग से पाकिस्तानी खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद ने सबके दिल जीत लिए हैं। साबिक कप्तान शाहिदा अफरीदी, वो भी दाद दिए बगैर नहीं रह सके। वो वैसे बहुत कम किसी की दाद देते, एक उनको सबसे ज़्यादा दाद देते देखते वो अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को दाद देते, हमने सबसे ज़्यादा देखा है। और बाकी खिलाड़ियों का बहुत कम वैसे ये चीज़ सामने आई है। तो अगर उन्होंने इफ्तिखार को दाद दिया तो यकीनन इफ्तिखार ने बहुत अच्छा कुछ कारनामा अंजाम दिया। जुमला देखें सबीन, उन्होंने कहा इफ्तिखार आप मेरे लिए चाचा नहीं बल्कि बूम बूम है। यानी बूम बूम खुद कह रहे हैं, कोई उनके लिए भी बूम बूम है। जारहाना बल्लेबाज ने यस्टरडे मुश्किल वक्त में अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। जब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 15 रन दरकार थे तो उन्होंने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया और यूं ग्राउंड में सनसनी फैला दी। वाह भाई वाह, क्या बात है। और कल मैच के दौरान भी जो तबसरे सोशल मीडिया पे भी आ रहे थे वो भी हम देख रहे थे। कुछ लोगों का दिल, कहते दिल बैठ गया, फिर दिल उठ गया, तो वो गेंद के साथ और छक्कों के साथ और चौकों के साथ सबका दिल जो है ना वो अटका हुआ था। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। रहिए हमारे साथ, रमज़ान और हम। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद, मज़ेदार रमज़ान। आज समीन क्या बना रही है, समीन के पास चलते हैं। बिल्कुल समीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रही हैं आज? जी जनाब, आज हम बना रहे हैं शेज़वान चिकन और चिकन चाउमीन। ये मेन्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले प्रोग्राम्स में भी स्टार्ट किया है
कि हम एक चीज़ से दो रेसिपीज़ कैसे बना सकते हैं। सो आज के शो में भी मैं आपको ये सिखाऊंगी कि चाइनीज़ एक ऐसी डिश है, मैं कहूँगी, जो हमारे यहाँ घरों में अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल बनना शुरू हो गई है। मैंने पहले आप लोगों को चिकन चिली ड्राई बनाना सिखाया था, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी माय वे ऑफ चिकन शेज़वान, जो कि एक बहुत मज़े की चटपटी और बहुत बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, और आप कैसे इस एक रेसिपी से दो रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये स्मार्ट कुकिंग जिसको कहा जाता है कि आप टाइम कम कंज्यूम होगा, चीज़ें ज़्यादा बनेंगी आपकी। एक ही रेसिपी होगी, एक ही इंग्रेडिएंट्स होंगे, पर दोनों अलग अलग रेसिपीज़ आपकी तैयार होंगी। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पर है सेब्रोसो की बोनलेस चिकन, जो कि मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में इनको काट लिया है। बहुत साफ़ सुथरी नीट और क्लीन चिकन होती है, आपको सिर्फ फ्रीजर से निकालना है, थॉ करना है और अपनी पसंद के शेप में आपने इसको काट लेना है। अच्छा, इसी शेप की मैंने सारी वेजिटेबल्स भी यहाँ पे काट के रखी हुई हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने क्यूब्स में काटना है तो फिर आप सब चीज़ें क्यूब्स में काटें, अगर आपने जूलियन काटना है तो फिर आप सब चीज़ें जूलियन में काटें। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि मैं हमेशा चाइनीज़ बनाती हूँ जब भी घर में, तो मैं चिकन के अंदर अबाउट 1 से 2 खाने के बड़े चमचे कॉर्नफ्लावर, अबाउट 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ठीक है, और सॉल्ट, इसको डालकर मैंने हल्का सा जो है वो मिक्स करना है, ताकि एक अच्छी सी जो है बारीक सी जो है एक कोटिंग इसके ऊपर आ जाए। और जब जो है हम इसको बनाएंगे तो ये अंदर से बहुत जूसी होगी, और इसके अंदर जो सारे इसके जो मतलब जो मॉइस्ट होता है चिकन का, वो इसके अंदर लॉक हो जाएगा इस ऊपर वाली कॉर्नफ्लोर की फिलिंग से। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये मिक्स करके साइड पे रखा। यहाँ पर हमारे पास कुछ सामान ऐसा है जो कि मैंने ग्रेवी के लिए जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, पर उससे पहले मैं करूँगी कुकिंग करूँगी स्टार्ट। और यहाँ पर मेरे पास एक वॉक में हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, और हल्का सा मैंने इसको तकरीबन 3 टेबलस्पून तक मैंने डाला है, तो क्योंकि हम ज़रा अच्छी सी इसके अंदर तेज़ आंच के ऊपर जो है अपनी वेजिटेबल्स को एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे, ताकि जो कच्चापन है स्पेशली गाजर का, शिमला मिर्च और हरी प्याज को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जो गाजरें होती हैं उनमें एक ख़ास तौर पे जो सीज़न वाली गाजर नहीं होती, उनके अंदर एक थोड़ी सी ना एक खुशबू होती है जो कि सम टाइम अच्छी नहीं लगती है। तो आपने डायरेक्ट इसको डालना है और बस हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है और गाजरों को फिर निकाल लेना है। अच्छा, इनके कलर को लॉक करने के लिए मैंने पहले भी आपको ये टेक्निक बताई थी, टिप बताई थी, और हो सकता है आप लोगों को पहले भी पता हो कि गाजरों का या कोई भी आपकी जो वेजिटेबल होती है उसका कलर लॉक करने के लिए हम उसके ऊपर 1 टेबलस्पून अगर या 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देना, तो वो जो कलर है वो लॉक हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं होगी इसी, क्योंकि फिर कलर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम ऐसा बस इसको फ्राई करेंगे हल्का सा कि यहाँ पे जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं इसकी कुकिंग नहीं करूँगी, सिर्फ गाजरें जो हैं वो मैं चाह रही हूँ पकाना। शिमला मिर्च और हरी प्याज को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम चिकन के साथ भी जो है कुक कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखा आपने कैसे खिली खिले रंग की गाजरें हैं, हो गई हैं ये फ्राई होने के बाद। अच्छा, ये सब मैंने निकाल दी जी। अच्छा, अब इसके बाद हम इसी ऑयल के अंदर क्या करने वाले हैं कि हम 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे गार्लिक। गार्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन चाइनीज़ कुकिंग, और चॉप्ड गार्लिक, आपने पिसा हुआ गार्लिक इस्तेमाल नहीं करना है। 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया 500 ग्राम चिकन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये चिकन बनेगी, इसके अंदर हल्का सा गार्लिक फ्राई होगा और फिर मैं यहाँ पे चिकन पकाने को डाल दूँगी और वो चिकन पकती रहेगी और हम अपनी जो ग्रेवी का सामान है वो रेडी करेंगे। जैसे ही गार्लिक की अच्छी सी खुशबू मुझे आएगी, जैसे कि आना शुरू हो गई है, तो मैंने जो ये चिकन डाली थी यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के साथ और काली मिर्चों के साथ, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर ये खुद ही पकेगी, कलर चेंज करेगी, एंड देन हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। अच्छा, ये देखें चिकन यहाँ पे मैंने डाली थी और ये फ्राई हो रही है, इसको मैं थोड़ी देर छोड़ रही हूँ यहाँ पे ताकि ये खुद ही पके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ग्रेवी की तरफ। यहाँ पे मेरे पास है ये सोया सॉस, तकरीबन 1/4 कप जो है वो सोया सॉस हम डालेंगे, 4 टेबलस्पून। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 1/4 कप ही ये भी है। केचप डालेंगे तकरीबन 1 से
2 चमचे, क्योंकि थोड़ा सा स्वीट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑयस्टर सॉस, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये हम डालेंगे तकरीबन अबाउट 2 टेबलस्पून। अ वेरी गुड फ्लेवर, इतना अच्छा इससे फ्लेवर आता है। ये होता थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक दफ़ा की आपकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है। इसको मैं हिलाती जाऊंगी ताकि ये हमारी जो चिकन है वो जले ना। अच्छा, यहाँ पे इसको हिलाते रहिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने डाला जी कुटी हुई लाल मिर्चें अबाउट 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें अबाउट 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट है, आपका जो है वो ऑयस्टर सॉस में भी सॉल्ट है। अच्छा, फिर आ गया जी शुगर, ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून। ब्राउन शुगर हैज़ अ वेरी गुड टेस्ट, चाइनीज़ में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और विनेगर अबाउट 1 टेबलस्पून, क्योंकि हमें मीठा नहीं करना इसको, ठीक है ना, मिठास की तरफ नहीं जाना, बैलेंस होना चाहिए। चिकन पाउडर और चिकन क्यूब आपकी मर्ज़ी है, आपके पास घर में जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप सिंपल चिकन स्टॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे पास घर में मुर्गे की बनी हुई यखनी होती है, हड्डियाँ बच जाती हैं, हम वो उसकी यखनी बना लेते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, देखें यहाँ पे ये हमारी चिकन जो है वो पक रही है, गल रही है, और यहाँ पे मैंने इसको जो है अच्छे से ऐसे करके मिक्स किया, और ये बड़ी एक मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी सी जो है ना वो हमारी ये सॉस हो जाएगी रेडी। अच्छा, जैसे ही चिकन मेरी पकने की करीब होगी, यानी कि आधी ऑलमोस्ट कुक है और आधी कुक होनी है इस तरह से, तो मैंने इसके अंदर जो हमने ये बनाया है मिक्सचर, मैं ये ऐड कर दूँगी। और ये अभी बड़ी ज़बरदस्ती ना आवाज़ आनी है शोर शोर टाइप की जब ये जाएगा अंदर इसके हमारी वॉक में। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको अच्छा सा किया मिक्स। ये देखें शक्ल ही खूब चेंज हो गई, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, कुछ रेड सी कुछ ब्राउन सी शक्ल इसकी हो चुकी है। अच्छा, सॉल्ट आपने चेक कर लेना है, क्यों फील इट के सॉल्ट की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारी वेजिटेबल्स थी जो मैंने बनाई थी, यहाँ पे मैंने ये डाली, गाजरें, शिमला मिर्च और ये हरी प्याज। अच्छा, इसके बाद मैंने इसे अच्छा सा मिक्स देना है। बड़ी अच्छी मेरे पास यहाँ पे जो है ना खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सा मैंने इसको मिक्स देना है। और हमारा जो एंड वाला एक काम है वो ये है कि तकरीबन मेरे पास ये है कॉर्नफ्लावर अबाउट 2 टेबलस्पून के करीब होगा। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ग्रेवी वाला चाहिए, और पानी मैं अपने पास रखूँगी। इसको मैं यहाँ पे करूँगी मिक्स ऐसे करके। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो मिल्की होनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लावर की जो कंसिस्टेंसी है वो मिल्की हो, यानी कि मिल्क, जैसे मिल्क लग रहा है ना, इस तरह की होनी चाहिए। तकरीबन ये 2 से 3 चमचे डालूँगी मैं कॉर्नफ्लावर के और पानी के मिक्सचर के। और जैसे ही मैं डालूँगी इसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी और ये थोड़ा सा सॉसी सा हो जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं आप। और तकरीबन ½ कप वाटर। अब इसको मैंने पकाना है, तेज़ आंच पे पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। और ये जो है ना बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने बस एंड में थोड़ा सा सेसमी ऑयल डालना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बस मैं सेसमी ऑयल डाल रही हूँ, आप ब्रेक लीजिए। लेकिन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेसमी ऑयल। अच्छा, देखिए हमने सेसमी ऑयल जाने से पहले ब्रेक में मैंने फ्यू ड्रॉप सेसमी ऑयल के डाले हैं। सेसमी ऑयल मेक श्योर बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, बहुत नटी फ्लेवर होता है और कड़वा भी होता है। सो आपने ख्याल रखना है कि आपने सेसमी ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डालें जस्ट टू मेक अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट टाइप की स्मेल के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम बना रहे हैं चाउमीन। मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये हमारी शेज़वान चिकन बिल्कुल रेडी है। अब इस शेज़वान चिकन से मैं बनाऊँगी चाउमीन। अच्छा, यहाँ पर आ गया जी हमारा ऑयल। मैंने इसमें लिटरली कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ और सिर्फ हमने ये करना है कि मैंने पे नूडल्स जो हैं वो बॉईल करके यहाँ पे इस तरह से रखे हुए हैं, और हल्के से पानी के साथ, पानी में हल्के से नमक के साथ, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल भी ऐड किया था। अच्छा, जब ये उबल जाएँ तो आपने इसको वापस पानी के नीचे रखे थोड़ा सा खोलना है, ताकि आपके जो नूडल्स हैं वो स्टिकी ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये भी एक टेक्निक ही है कि अगर आप नूडल्स को
थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेते हैं ना, तो उससे नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं। तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ी सी तेज़ आंच पे हल्का से ऑयल के साथ नूडल्स को ऐसे करके फ्राई करूँगी, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं और ये ज़रा खुले खुले से नूडल्स बने। क्योंकि हमारी जो ये ग्रेवी है थोड़ी सॉसी सी है, जब मैं ये इसके अंदर ऐड करूँगी तो ये बड़ा अच्छा सा जो है हमारा चिकन चाउमीन जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, ये था हमारा शेज़वान चिकन। इसको मैं एज इट इज़ इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, और अब हमने इसको करना है ज़रा अच्छे से मिक्स। और मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे, इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ठीक है जी, ये देखो। ठीक है, अच्छा अब इसको ज़रा मैं ऐसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि अच्छी सी हमारी जो है वो मिक्सिंग हो जाए ज़बरदस्ती। ये देखिए क्या बेहतरीन जो है वो ज़बरदस्त जो है वो नूडल्स लग रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग इसकी शक्ल लग रही है और यकीन जानिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब आप ये देखिए कि आपके पास ये एक रेसिपी से जो है वो 2 डिशेस तैयार हो गई हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मैंने 500 ग्राम चिकन ली थी और उसके अंदर ये इतनी सारी 2 चीज़ें रेडी हुई हैं। अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेसमी ऑयल मैं फिर से डालूंगी इस नूडल्स में, क्योंकि हल्की सी जो स्मेल है ना वो इसकी थोड़ी सी ख़त्म हो गई होगी। और फ्रेश आपके पास जो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट होता है थोड़ा सा मैं वो छिड़कूंगी। जनाब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। जबरदस्त जी, ये थी आज की हमारी डिश जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। हम महसूस ही कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं घर जाकर, हमारे व्यूअर्स ट्राई कर सकते हैं। आपने ट्राई करना है, फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच समीन फॉर टुडे। और कल दोबारा आपकी तरफ आएंगे, फिर देखते हैं कल आप क्या बनाती हैं। एनीवेज अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, रमजान और हम। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान की मईशत कैसे संभलेगी? सवाल तो सबीन ये भी है कि ये जो महंगाई इस वक्त है आखिर कम कैसे और कब होगी? आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? मौजूदा हालात को जब देखते हैं तो लोग ये सवाल भी करते हैं, क्या ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है और इसकी जगह कोई नई हुकूमत बननी चाहिए? ये वो तमाम सवालात हैं जो हर वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। तो आज इस ट्रांसमिशन में ऐसी शख्सियत हमें ज्वाइन कर रही हैं जो मुसलसल मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। मईशत मुकम्मल अबूर हासिल है। हम बात करें साबिक वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मिफ्ता साहब, सवालात का सिलसिला तो हम ज़रूर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जुमला आप कहेंगे पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात पे। बहन, बड़ी मुश्किल हालात हैं। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तारीख़ के 75 सालों में इतनी मुश्किलात नहीं हुई हैं, ना हुकूमत के ख़जाने के मामलात पे, और बिलखुसूस जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लासेस जिसको कहा जाता है, जो मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं, उतनी मुश्किलात भी कभी उनको सामने मईशत की अपने माशी मुश्किलात सामने नहीं आई हैं। गरीब लोग तो हमेशा ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन अब जो है वो दरमियानी तबके के लोग, मिडिल क्लासेस जो हैं, मुतवस्सित तबके के लोग, वो भी बहुत परेशान हैं। बिल्कुल मिफ्ता साहब, इसके ज़िम्मेदार कोई सियासी जमात है, शख्सियात हैं, निज़ाम है, कौन है? इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं, उसमें बशमूल मेरे। उसके ज़िम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर या 1 साल में ही देख लें तो हर सियासी जमात को मौका मिला है हुकूमत का। पिछले 25 सालों में, इस सदी के अगर आप 23 सालों में देखें तो हमने आर्मी की हुकूमत देखी है, हमने पीपल्स पार्टी PTI और मुस्लिम लीग की हुकूमत देखी है, लेकिन हमने अगर एक चीज़ नहीं देखी तो वो बेहतरी नहीं देखी है। हमने आवाम के लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल का इंतज़ाम नहीं देखा है, हमने बच्चों के लिए तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं देखा है, हमने लोगों के रोज़गार के लिए कोई इंतज़ाम नहीं देखा है, हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सब्सटेंशली अच्छा करने का कोई इंतज़ाम नहीं देखा है।
हमने सिर्फ एक नाक़िस गवर्नेंस देखी है, हुक्मरानी देखी है। अब हुक्मरान जो भी हो, आज शहबाज शरीफ है, कल इमरान खान था, कल कोई और होगा, लेकिन हुक्मरान जो भी हो, हुक्मरानी पाकिस्तान की नाक़िस है। क्या इसकी वजह मिफ्ता साहब ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की जंग देखी है, हमने किसी को पाकिस्तान की बात करते नहीं देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ अना की जंग, कुर्सी की जंग देखी? इस वक्त तो भाई आपकी बात 100% दुरुस्त है कि अगर आप इमरान खान साहब के और दीगर रहनुमाओं के बयानात देखें तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है महंगाई का। वो अपने जुल्म के ऊपर बात कर रहे हैं, वो अपने जुल्म के ऊपर बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई, वो कह रहे हैं मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई। वो कहते हैं कि हमको 6-6 दिन जेल में जा रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले बोल रहे हैं हम तो 6-6 महीने जेल में रहे थे। एक बात मैं आपको बताऊं, सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद करने से मुल्क अच्छा नहीं होता है। खान साहब ने मुझे बंद करके देख लिया, शायद अब्बासी ऐसे इकबाल दी से दीगर मुस्लिम लीग के लीडरान को, मुल्क अच्छा नहीं हुआ। मुल्क अच्छा होता है माशी पॉलिसीज से लाने से, लेकिन जिस मुल्क में आपके आधे बच्चों को आप स्कूल में भी ना पढ़ा सकते हो, आपके 60% बच्चे वेस्टेड हों या स्टंटेड हों, उनको खुराक पूरी नहीं मिलती हो, जिस मुल्क में लाखों बच्चे भूखे सोते हों रोज़ रात को, वो मुल्क कहाँ आगे बढ़ सकता है? एग्जैक्टली मिफ्ता साहब, हालात तो हमारे सामने, खुद हालात आपने बयान कर दिए। हम क्या ही बात करते कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी हालात किस तरफ जा रहे हैं और लोग किस तरफ किस कदर कर्ब में हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है इसहाक डार साहब की पॉलिसीज जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं? कौन सी बड़ी गलतियां कर रहे हैं वो? देखें, मेरे ख्याल से पहली गलती जो थी वो ये समझना कि वो डॉलर्स को नीचे लेके आएंगे और दुनिया से पैसे मज़ीद कर्ज ले लेंगे। वो कर्ज नहीं मिला, ना एड मिली और वो डॉलर को नीचे नहीं ला सके। उसके अंदर वो 3-4 महीने IMF से जो आई डोंट केयर वाली बातें करते रहे, तो IMF से इनसे जो एक नाराज़गी पैदा करी, जो एक IMF से मिसट्रस्ट का समा पैदा किया, उससे हम बहुत करीब पहुँच गए डिफ़ॉल्ट के। जब डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ गया तो लोगों ने पाकिस्तानी रुपए से अपने आप रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया, तो डॉलर का रेट और बढ़ गया और डॉलर जो आज दुबई में जा रहा है पाकिस्तान से, उसकी कभी नज़ीर नहीं मिलती तारीख़ में। तो और उसके बाद फिर कुछ जगहों पे टैक्स की छूट दे दी, मतलब रिटेलर्स को टैक्स नहीं लगाया। अब 22 लाख दुकानदार हैं इस मुल्क में, सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। आप नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, दीगर लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो क्या ही हर्ज है कि हम हमारे दुकानदार भाइयों से 3-3 हज़ार रुपये टैक्स लगा दें, जो मेरी इस्तदा थी। इसी तरह और चीज़ें की गई हैं कि जिससे मईशत पे भी मनफी असर आया है, लेकिन IMF से भी मिसट्रस्ट पैदा हुआ है। और ख़ास तौर पे अगर इस तनाजुर में देखें कि 2 मरतबा शौकत तरीन साहब ने भी ये हरकत की थी और 2 मरतबा उन्होंने भी IMF से किए हुए माहिदे तोड़े थे, तो अब IMF को पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं रहा। तो ये गलती सिर्फ डार साहब नहीं, सिर्फ डार साहब की इकनॉमिक पॉलिसी नाक़िस है, हमारे शौकत तरीन साहब की भी इकनॉमिक पॉलिसी उतनी नाक़िस थी। और उन्होंने भी जो इस वक्त आज जो महंगाई है, ये एक दिन की महंगाई नहीं है, ये तो 15 साल से हुक्मरान इसको वो कर रहे हैं। हम 15 साल से अपने चादर से बाहर पैर लेके जा रहे हैं, चादर देख के पैर नहीं फैला रहे। हम खर्चे करे जा रहे हैं, कर्ज लिए जा रहे हैं, खर्चे करे जा रहे हैं, कर्ज लिए जा रहे हैं। आज जब दुनिया आपको कर्ज नहीं ले रही, तो आपको कर्ज वापस करना भी एक जहाद हो गया है, और जिसकी वजह से ये महंगाई है। तो ये सिर्फ जो है, अगर डार साहब को मुरीद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो ये तारीख से ज़्यादती होगी। सच्ची बात यह है कि हम सब इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात करें सर, क्योंकि देखें क्लेम तो PML की गवर्नमेंट ने किया था, डार साहब को लेकर आएंगे, डॉलर काबू में आएगा, डॉलर बेकाबू हुआ। तो अगर सिर्फ डॉलर की बात करें, अगर माजी में ना जाएं, चूंकि आपने खुद कहा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तो फिर तो जिम्मेदारी सर उस कुर्सी पर आती है जिसने ये फैसले करने थे, जिस पर ये इन्हसार किया जा रहा था कि वो कैप लगाते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं कि डॉलर जो है वो काबू होता है। तो फिर तो जिम्मेदार सर वो बनते हैं ना। मैं उनको किसी को भी ज़िम्मेदारी से बरज़मा नहीं कर रहा। मैं तो ये कहा, मैंने तो ये गुजारिश की कि डार साहब की जो डॉलर की पॉलिसी थी वो एकदम गलत थी, लेकिन सिर्फ अगर आप फ़र्द वाहिद को डार साहब को गलती पे ठहरा देंगे तो वो ज़्यादती होगी तारीख के साथ। अगर आप तारीख़ तनाज़ुर में देखें तो सर, फिर ऐसे में 15 साल से 20 साल से आप अपनी बिसात से ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, ये तो बुनियादी गलती हमारी हो गई कि हम खर्च ज़्यादा करते हैं, ज़ाहिर है हमारी आमदन कम है। लेकिन सर मौजूदा हालात में हम तो यही बात करेंगे ना सर कि अगर फ़ैसला इन्होंने ही करना है, अगर निज़ाम यही है, और आपने खुद कहा कि तारीख़ में अगर जाएंगे तो सारे ही बशमूल अपने आप आपने कहा कि ज़िम्मेदार हैं, सर फिर वे आउट क्या है?
इसको ठीक कौन कर सकता है, हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? वो कोई फर्द करेगा, वो कोई जमात करेगी, वो निज़ाम बदलेगा, वो क्या होगा? देखिए, हम एक सेमिनार सीरीज कर रहे हैं री इमेजिनिंग पाकिस्तान। बिल्कुल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। अगर आपके मिसाल के तौर पर आधे पाकिस्तानी पढ़े लिखे ना हों, जाहिल हों, लेट्स मी यूज़ द वर्ड जाहिल, उनको आपने इल्म की रोशनी से दूर रखा है, आधे पाकिस्तानियों को, तो आधे पाकिस्तानी अगर गरीब रहेंगे इस इंटरनेट एज में तो मुल्क कैसे अमीर हो सकता है? अगर 60% लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है और 1% एलीट के लिए हर चीज़ हो कि उनको ही हर चीज़ की सब्सिडी मिल जाए, उनको ही बिजली सस्ती मिल जाए, उनको ही गैस सस्ती मिल जाए, उनको ही पेट्रोल, मतलब उनको ही हर चीज़ सस्ती मिल जाए, उनको ही सब्सिडियाँ मिल जाएँ एक्सपोर्ट में, अगर 1% एलीट के लिए ये मुल्क चलना है और 99% लोग गरीब रहेंगे तो मुल्क तो गरीब रहेगा। लेकिन वो हमारे जो एलीट्स हैं, जो अशराफिया है, वो तो अल्लाह की मेहरबानी से उनके पास तो बहुत पैसे हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अपने मुल्क को रीओरिएंट करना पड़ेगा एक मरतबा फिर कि यार ये रुख हमारा गलत है, हमारा तो रुख ही उल्टा है, हमारा तो आवे का आवा ही टेढ़ा है, तो हमको ये ठीक करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। हम 75 साल में बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन आज तक हमने लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया है। 75 साल हो गए पाकिस्तान को, 50 साल इस आइन को हो गए, हमने इस आइन के अंदर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं किया है। हम एक जो है आपने, अगर रहीम यार खान में बैठ के आपकी स्कूल की दीवार टूट जाती है तो उसका फैसला लाहौर में होता है, दादू में टूट जाती है तो उसका फैसला कराची में होता है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है हुकूमत चलाने का? ये दुनिया में इस तरह नहीं होता है कि आपने इस तरह इजारादारियां कर दी हैं, उसके बाद आपने देखें कि स्कूल में आधे बच्चे हम स्कूल नहीं भेज सकते। एवरेज पे हर बच्चा पाकिस्तानी स्कूल फेल होता है, 27 नंबर मैथ में लेता है और 31 नंबर साइंस में लेता है 100 में से। ये पाकिस्तान के बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनका ये हाल है। लेकिन हम कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है कि यार अगर आप 5-5 हज़ार रुपया फी बच्चा गवर्नमेंट के थ्रू खर्च कर रहे हैं तो पेरेंट्स को ये ऑप्शन दे दें कि वो चाहें तो हुकूमत के स्कूल में भेजें, या 5,000 रुपये का उसको कूपन दे दें, या 3,000 रुपये का कि वो चाहे तो प्राइवेट स्कूल में भेजे। आप जो है ये जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं ये सारा दिन इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं नहीं हुकूमत की जिम्मेदारी है। भाई हुकूमत की जिम्मेदारी तालीम देना है। अगर वो 75 साल से फेल हो रही है तो फिर कोई और अच्छा तरीका कर लो, हुकूमत से पैसे लेकर प्राइवेट सेक्टर को दे दो। हमने कौन सी अच्छी चीज़ कर ली है इस मुल्क के अंदर? क्या हुक्मरानी करी है? किस गरीब आदमी को हमने अमीर कर दिया है? पिछले 1 साल में भी 1 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे चले गए, 8.5 करोड़ लोग गुर्बत में रहते हैं। इमरान खान के 4 सालों में 2 करोड़ लोग गुर्बत के खत गुर्बत के नीचे चले गए। 8.5 करोड़ लोग तो अपनी मतलब 3 वक्त की रोटी नहीं मिलती है इस मुल्क में, 1 में से 3 में से 1 लोगों को। तो फिर आप क्या मुल्क की बात कर रहे हैं? तो मिफ्ता साहब ये सारे मशवरे आप देते हैं डार साहब को, या हुकूमत आपसे कोई मुशावरत करती है? नहीं, हुकूमत से कोई मुशावरत नहीं होती, लेकिन जब मैं आपसे बहन बात करता हूँ तो ये बात पाकिस्तानी लोगों तक तो पहुँचती है ना। और री इमेजिन के प्लेटफॉर्म से भी खासी चीज़ें सामने आई भी हैं मिफ्ता साहब, नो डाउट। री इमेजिन पाकिस्तान का जो तस्करा भी आपने किया और आपने कहा रीअलाइन करने की ज़रूरत है। सर री इमेजिन पाकिस्तान हमने सेमिनार्स होते देखे, तो ये जो ब्रेक आया है, एक तो ज़रूर जानना चाहेंगे वो ब्रेक क्यों आया है, और दूसरा क्या और लोग भी शामिल होते जा रहे हैं? सर शायद खान अब्बासी साहब आपके साथ हैं, इसी तरह और रहनुमा भी शामिल हो रहे हैं सर आपके साथ? भाई वो एक रमज़ान अल मुबारक है इसलिए कोई बड़ा सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं। हमने पहले कोशिश की थी कि रमज़ान में ही लाहौर में कर लें, लेकिन फिर नहीं हो सका। ईद के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला लाहौर में करेंगे, ईद के अगले हफ्ते ही कर लेंगे। और जहाँ तक ब्रेक की बात है तो रमज़ान में जो थोड़ा सा 1-1.5 घंटा मिलता है रात को, हमने 10:30 बजे तरावी के बाद शुरू किया था तो 12 बजे तक किया है अभी। और मुस्तफ़ा भी टीवी पे आते रहते हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर में भी। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अल्लाह की मेहरबानी से हमारे साथ हैं, बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ हैं, और मैं सियासतदान भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो बेचारे जो हैं किसी ना किसी वजह से मजबूरी, हालत मजबूरी अच्छा वो है सही, लेकिन पसे पर्दे हैं। इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं भाई, देखें इस वक्त कौन पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान सही राह पे जा रहा है? कौन पाकिस्तानी समझता है कि सियासतदान एक दूसरे से लड़ाई करने में लग गए और कुर्सी की जंग है और कोई काम लोगों का नहीं कर रहा? हर पाकिस्तानी ये समझता है, हर पाकिस्तानी। अब तो जुडिशरी में जजेस के अंदर जो मौजूद जज जिनको हम कहते हैं, जिनकी इज्जत करना हम पे बिल्कुल लाजिम और मलजूम है, वो भी आपस में लड़ पड़े हैं। मतलब वो
होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो मतलब ये तमाशा लगा रखा है इन्होंने मुल्क का। तो और यही एक चीज है जो खुदारा होश के नाखुन लो, यही एक अहम चीज है जिसकी वजह से ये री इमेजिन पाकिस्तान की तरफ आप लोग ने स्टेप्स लिए सर। तो री इमेजिन पाकिस्तान क्या सेमिनार्स की हद तक है और रहेगा, जाके रमजान के बाद हम उसमें एक नई एनर्जी देखेंगे और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग इसे एक पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम दे दें? देखिए रमज़ान के बाद इसमें नई एनर्जी देखेंगे, ये तो सच्ची बात है। रमज़ान में थोड़ी एनर्जी साफ हो जाती है लेकिन रमज़ान के बाद इसमें नई एनर्जी देखेंगे। कहाँ तक ये बात जाती है, किधर तक ये बात पहुँचती है, ये जो मशावरत के साथ होगी, जो साथी M10-12 जो हैं लश्करी रईसानी साहब, ख्वाजा मोहम्मद होती साहब, हुमायूं कुर साहब, शाहिद अब्बासी साहब, असद अली शाह साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, हम जितने भी लोग हैं वो बैठ के फिर आपस में बात करेंगे। ठीक हो गया। मिफ्ता साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त जो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी के जहन में होगा, वो ये कि पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो कहा जाता है वो फेल हो गई किसी भी तरीके से, जो हमारी मईशत है उसको नहीं संभाल सकी। उसके बाद PTI भी देख ली और फिर बीच में नून लीग के दौर भी देख लिया, अभी भी नून लीग का दौर है, हमने देख लिया। तो क्या कोई किसी, ये तीनों पार्टी जो है वो नाकाम होती हमें दिखाई दे रही है क्योंकि मईशत नहीं संभल रही। तो अब आपको क्या लगता है कि किसी और सियासी जमात की ज़रूरत है? देखिए पाकिस्तान में 151 या 150 मैंने सुना है एक सियासी जमातें हैं। बिल्कुल हैं। तो एक और सियासी जमात बना के हमने क्या कर लेना है? सवाल ये है कि पाकिस्तान को एक नई सोच की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं एक बड़ी मौदबाना उससे और मुखलसी के साथ कहूँगा और ह्यूमिलिटी के साथ भी कहूँगा कि अगर आप तीनों सियासी जमातों में देख लें, तीनों सियासी जमात में देख लें, तो आपको 10 अफराद ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि काबीना के वज़ीर बनने के लायक हों। और आप मतलब चलें, आप बहुत बड़े अगर इमरान खान के सपोर्टर हैं तो आप 5 नाम फिर भी आप नहीं ले सकते इमरान खान की पार्टी में। आप मुस्लिम लीग में शायद आप 5-7 नाम ले लें, पीपल्स पार्टी में भी आप 2-4 नाम ले सकते हैं। मतलब सीरियसली, मतलब एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस का फौदान है। मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंस का फौदान बहुत ज़्यादा, इंटेग्रिटी का फौदान इतना नहीं है। लेकिन और ये जो वन सोल्यूशन होता है ना कि करप्शन ख़त्म कर दो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, तो वैसा कोई चीज़ नहीं होती है। इमरान खान के 4 साल में ना करप्शन ख़त्म हुई ना पाकिस्तान आगे बढ़ा। और ये बहुत अहम बात है। ये बता रहा हूँ कि आप देखें कि आप बांग्लादेश से पीछे, ठीक है, बांग्लादेश से हम पीछे रह गए जहाँ पे बहुत करप्शन है, लेकिन बहरहाल हमसे वो बहुत आगे है। और आपको जानते होंगे आप कि 1970 में जो एक एवरेज बंगाली था, उसकी जो इनकम थी वो एवरेज वेस्ट पाकिस्तानी से 40% थी। और 60 और 70 की दिहाई में अयूब खान के ज़माने में ये इनकम जो थी वो बेचारे की और कम हो गई थी। और अयूब खान ही रिस्पॉन्सिबल हैं बांग्लादेश के तोड़ने में। अयूब खान ने जो ज़्यादती करी है बांग्लादेशियों से अयूब खान की हुकूमत में, उसके बाद बांग्लादेशी टूटे। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जाहिर है कि याया खान साहब जंग आ रहे हैं, लेकिन अयूब खान ने वो सर्कमस्टांसेस पैदा किए। तो हमने बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे रखा हुआ है। 75 साल इस मुल्क को आज़ाद किया आपने, लेकिन भूख और प्यास और जहालत से अपने लोगों को आज़ाद नहीं किया। तो फिर आपको नकना होगा ना कि ये निज़ाम में गलती है। ये बात आपकी बहुत अहम है सर, कि ये इतनी अहम बात है कि आपने जो कहा ना सर कि कॉम्पिटेंसी नहीं है, हाँ इंटेग्रिटी हो सकती है। उस तरह तो सर हम भी कहते हैं मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हुकूमत चला लेंगी। ज़रा कैपेसिटी भी देखनी है, कैपेबिलिटी भी देखनी है, वो बहुत अहम है। कॉम्पिटेंसी बहुत अहम हो जाती है सर। चूंकि आपने खुद कहा कि गिनती के 10 लोग आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातों में जो कि कैबिनेट में हो सकते हैं, जो कि मुल्क को आगे चला सकते हैं, जिनमें कॉम्पिटेंसी है। ज़रा वो 10 लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में आप ये ख्वाहिश रखते होंगे कि वो भी री इमेजिन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आ जाएं ताकि एक रीअलाइन किया जाए पाकिस्तान को, इस सोच को। वो 10 नाम क्या हैं सर इन तीनों जमातों में से? वो 10 नाम कौन से हैं? 10 नाम तो नहीं दूंगा क्योंकि सारे मेरे दोस्त हैं लेकिन और वो अपनी अपनी पार्टियों में परेशान हो जाएंगे, अपनी अपनी पार्टियों में बेचारे उस मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा था जी मिसाल कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त शायद अब्बासी से ज़्यादा इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस वाला पॉलिटिशियन कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी में भी शायद अब्बासी हो, उस पार्टी के अंदर वजीर आजम शायद अब्बासी होना चाहिए। PTI में से एक कौन? मैं ये समझता हूँ मुस्लिम लीग में जब मुझे हटाया था तो मैंने कहा मुझे हटा हैं। PTI से भी ऐसा कोई नाम लेना सर, जैसे शायद हकान अब्बासी का नाम आपने KMLN से लिया। PTI से भी अगर एक नाम आप लें जो आपको लगता है कि ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, मैं सारे नाम नहीं पूछ सकता, एक नाम तो लेना सर। जी जी मैं समझता हूं कि
सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूं कि हमाद अजहर भी कॉम्पिटेंट है और इन मैनी वेज परहैप्स पेट्रोलियम में इतना वो नहीं था। आई थिंक असद उमर इज कॉम्पिटेंट। आई थिंक इनके जो वजीर थे फाइनेंस के हफीज शेख वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब एक नाम नहीं, मैं ज्यादा नाम ले सकता हूँ, पीपल्स पार्टी रह जाती है सर। इस्मान बुजदार जैसे भी लोग हैं। ओके, पीपल्स पार्टी में किसका नाम लेना चाहेंगे? मैं आपको शहरी रहमान को देख लीजिए। बिल्कुल, अभी तो 100 खवातीन में भी उनका नाम है। कितनी कॉम्पिटेंट है। आप हिना रबानी जी, हिना रबानी खर है, नवेद कमर साहब हैं, मतलब पीपल्स पार्टी में भी लोग हैं विद अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी एंड विद कॉम्पिटेंस। ये जो मशहूर कर दिया गया है खान साहब ने कि बाकी इनके अलावा सारे चोर हैं, तो मैं आपको ये भी नाम बता दूं कि ये हालांकि अरेस्ट हुए पता नहीं किस बात पे, लेकिन जैसे अली जैदी साहब हैं, इनके इंटेग्रिटी के बारे में बहुत सारे शकूक व शुबात हैं कुछ दस्तावेज़ात के साथ। उस्मान बुजदार की इंटेग्रिटी के बारे में बहुत सारे शकूक व शुबात हैं दस्तावेज़ात के साथ। इसी तरह हमारी वो क्या नाम है खातून थी फराह साहिबा, उनकी इंटेग्रिटी के बारे में तो ना ही बात करी जाए तो अच्छी है। तो मतलब हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जाहिर सी बात है। वो एग्जैक्टली एक बैलेंस तो होता ही चाहिए। जी मिफ्ता साहब, इलेक्शंस कब होते देख रहे हैं आप मुल्क में? जी ये तो जो आई थिंक ये सूबे के इलेक्शन तो मुझे अभी नजर नहीं आ रहे, और मैं समझता हूं कि इन दी एंड ये साथ ही होंगे इलेक्शंस। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि यानी आप सपोर्ट कर रहे हैं सर इस मामले को कि जो कैबिनेट में इस वक्त मामला चला और जो इलेक्शन कमीशन को ज़रा सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि आप इलेक्शन कराएं मुकर्रर वक्त में, फिर फंड्स मांगेगा, 21 अरब नहीं दे रही हुकूमत, तो इस वक्त इन हालात में ये दुरुस्त फैसला है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना दिए जाएं, वो 21 अरब ना दिए जाएं? देखिए इसके अंदर ये थोड़ी सी मैं सच्ची बात बताऊं, देखिए आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर आप अपनी मर्जी चलाते हैं आइन के ऊपर तो वो बात गलत है, ठीक है। लेकिन आइन बड़ा क्लियर है ऑल्सो कि हर लेजिस्लेटर को अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, लेकिन अगर वो पार्टी के खिलाफ जाए तो उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसका वोट काउंट करेंगे। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने उसको भी चेंज कर दिया। तो ऐसा हो गया है कि जजेस के अंदर आपस में डिवीजन हो गया। मैं समझता हूं कि जो अथर मिनल्ला साहब ने लिखा था कि 90 दिन में इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसको इंप्लीमेंट करवाएं। और अगर वो जज साहिबान अगर एक पेज पे होते, अगर उमर अता बंदयाल साहब अपने सारे उनको ले आते और एक हम ख्याल बेंचेस ना बनाते, और सच्ची बात है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान की हम ख्याल बनाइए, लेकिन वो हर बेंच में ये एजाजुल एहसन और मुनीब होते हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशन से भी कभी खिलवाड़ कर लेते हैं, जो मर्जी फैसला कर लेते हैं, माइंड चेंज कर लेते हैं, बोलते हैं अच्छा हमने माइंड चेंज कर लिया। तो इस तरह नहीं होता है, एक डिकोरम के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बंदूक नहीं है कि वो अपना नहीं। मिफ्ता साहब, अगर हम अदालती फैसले को एक साइड पर रख दें फॉर अ मिनट, अगर अदालती फैसले को साइड पर रखें फॉर अ मिनट, और चूंकि हम मौजूदा हालात की बात करें, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि इस वक्त हम कहते हैं खजाना खाली है, जब हम IMF की बात करते हैं ज़रा 6 अरब हमें चाहिए और इसमें हम कहते हैं 3 अरब की हमें मिल रही है जनाब सऊदी अरब से भी और UAE से भी सपोर्ट मिल रही है, बाकी 3 अरब हमें चाहिए। ऐसे हालात में अगर 21 अरब हम जारी कर देते हैं इलेक्शंस के लिए, तो सर ये दुरुस्त तर्ज होगा हमारा इस वक्त? वो 6 अरब डॉलर है, ये 21 अरब बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल फर्क है। वो 6 अरब डॉलर है, बिल्कुल डॉलर है। तो 21 अच्छा नहीं, देखें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखें 2 हुकूमत ने बातें की हैं जिसकी वजह से 3 बातें की जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं एक हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और तीसरा कि इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। मैं समझता हूं कि इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए, लेकिन आइन इस पर खामोश है और आइन ये नहीं कहता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पैसे, तो मैं समझता हूं कि पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है। 18 अरब रुपया हुकूमत रोज का सूद देती है, 21 अरब रुपया देना इस हुकूमत पाकिस्तान को जिसका 11,000 अरब रुपए का बजट हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पागलपने वाली बात है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वाली बात है वो बात वजनदार है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तालिबान जो हैं वो तालिबान अटैक कर रहे हैं, KP में बहुत ज़्यादा अटैक हो गया, तो KP में इलेक्शंस करवाने बहुत मुश्किल हैं। और अगर KP में इलेक्शंस करवाने भी मुश्किल हैं तो सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस कराना तो अजीब सी बात है, गिवन के फिर वो अलग हो जाएगा
तो अगर 2-3 महीने खान साहब ठहर जाते हैं तो इसमें कोई क़यामत नहीं आएगी। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास तो हो जाए, ठहर जाए। और यही बात शायद अब्बासी साहब कहते हैं कि इस वक्त ये 4 जो PDM के 3 लीडरान बड़े मौलवी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और इमरान खान साहब को आपस में बैठना चाहिए और उसके बाद एक कंसेंसस के बाद वो उस बात को चीफ जस्टिस से भी बात कर सकते हैं, जनरल आसिम से भी बात कर सकते हैं। और एक वाइडर कंसेंसस इस मुल्क में ज़रूरत है, नोइंग कि हम बहुत बड़े मुश्किल में फंसे हुए हैं, बहुत बड़े भंवर में फंसे हुए हैं और आवाम किसी को माफ़ नहीं करेगी अगर हम इस भंवर से आवाम को नहीं निकाल सकेंगे। नंबर 2, हमने ये 75 साल से मुल्क ठीक नहीं चलाया है, हमको एक अपनी राह को दुरुस्त करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इन 6 लोगों को आज ये चीज़ के ऊपर इनको एक पावर दिया है, लेकिन आजमाइश में भी डाला है कि आप बैठें और इस मुल्क को सुधारें। अगर ये फेल होंगे तो तारीख इनको जो है वो माफ़ नहीं करेगी। तो मिफ्ता साहब, अभी आपको हालात किधर जाते दिखाई दे रहे हैं? डॉलर थमेगा या नहीं? बहन, $6 बिलियन हमको चाहिए थे। IMF का डार साहब बीच में कहते रहे कि सिर्फ 3 बिलियन पे वो SLA कर देगा। मैं भी ये समझा कि वो और जर्नलिस्टों को भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा जर्नलिस्टों ने, तो मैं भी समझा था कि 3 बिलियन पे शायद SLA हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने पूछा वाशिंगटन DC में दीगर लोगों से तो हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि IMF ने हमेशा से यही कहा था कि आप $6 बिलियन लेकर आएँ, फिर हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करेंगे। वो $6 बिलियन जो हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं, 4 हो गए हैं, 3 नहीं बल्कि 4 हो गए। $1 बिलियन और तकरीबन इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगा। वो कहाँ से हो रहा है? कतर से हो रहा है? वर्ल्ड बैंक और दीगर वर्ल्ड बैंक से नहीं, 450 नहीं, उसमें $450 मिलियन वर्ल्ड बैंक के हैं, $250 मिलियन उस वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हैं। जो मेरी रिक्वेस्ट थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को, जब मैं वजीर था, कि अगर वर्ल्ड बैंक ये 450 देता है तो आप उसको 250 से मैच कीजिएगा। तो ये 700 हैं, 300 जो 350 हमको डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 250 हैं, इसको हम 500 मिलियन कर सकते हैं। तो बिलियन ये हो जाएगा, फिर आपको 300-400 मिलियन मिल जाएंगे आपको डोनर्स से, तो फिर आपको 1.5 मिलियन फिर भी बचता है। ये 1.5 मिलियन काफ़ी पैसे होते हैं इस हालात में लेने के लिए। और जो हुकूमत के पास अब जो ऐसे कोई तरीक़े नज़र नहीं आ रहे, हुकूमत हैज़ टू रियली थिंक। मैं अब भी समझता हूँ कि हमको कुछ असासे जो हैं वो शायद अगर बेचने पड़े तो बेच देने चाहिए। तो अब देखें क्या होता है। यानी IMF के साथ इस मुआहदे के लिए अगर हमें ये जो बाकी आप जो जिस तरह कैलकुलेशन आपने की और आपको लगता है कि 1.5 अरब रह जाएगा और वो इतना आसान नहीं होगा किसी दोस्त मुल्क से लेना, तो फिर असासे हमें बेचने पड़ेंगे। दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव। ठीक है, और ये आपको होता नजर आ रहा है सर? भाई देखें, पाकिस्तान की खुशकिस्मती ऐसी ये है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर आम पाकिस्तानियों के पास भी 4 करोड़ बंदूकें हैं। और ये पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो वो पाकिस्तान में भी बड़ी तकलीफ होगी और पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अल्लाह ना करे ये हो सर। तो ये इसलिए पाकिस्तान इज़ टू बिग टू फेल। तो दुनिया जो है वो पाकिस्तान को मदद करना चाहती है, मैं समझता हूँ। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान बार बार अपने माहदे करके तोड़ देता है और जो चीज़ हमने अक्टूबर-नवंबर में कर लेनी थी वो डार साहब की वजह से आज अप्रैल तक नहीं हो पाई है। अच्छा, तो ये भी एक वजह है जिसको आप करार दे रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, आखिरी मरतबा जब आपसे बात हुई थी, आखिरी सवाल, आखिरी मरतबा आपसे पूछा गया था कि मुल्क को अगर ज़रूरत हो आपकी और आपको दोबारा से कहा जाए कि वज़ीर ख़जाना बन जाए, तो आपने इनकार किया था। आपने कहा था मैं नहीं बनूंगा। अभी आपके पास सोल्यूशंस भी हैं और आप आगे क्या लाएमल हो सकता है वो भी बता रहे हैं। अभी अगर आपको ऑफर की जाए कि वज़ीर ख़जाना बन जाए तो क्या बनेंगे? मेरी बहन, देखें, आई हैव नथिंग अगेंस्ट मुस्लिम लीग। मैं मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैंने खुदा न खास्ता कभी भी इनसे कोई वो बात नहीं की है, उनके बारे में भी गलत बात नहीं की। और बहुत अच्छे लोग हैं और ईमानदार लोग हैं और मुखलिस लोग हैं। लेकिन कुछ जाहिर है कि जब से मुझे हटाया है, मैंने बिल्कुल समझा है कि डार साहब ने गलतियाँ की। और चूँकि डार साहब ने बहुत ज़्यादा मेरी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, तो मैंने भी फिर डार साहब की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। वो पार्टी के लोगों को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि डार साहब को तो खैर वो क्रिटिसाइज़ करते थे, उनको कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन मुझे वो कुछ कहते हैं। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि मेरी टर्मिनल लॉयल्टी जो है वो मेरे मुल्क के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, किसी फ़र्द के साथ या किसी जमात के साथ नहीं है।
तो जो मैं समझता हूँ सही है वो मैं सही कहूँगा। और अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा इस किस्म के मिसट्रस्ट हो गया है कि पार्टी के लिए भी मैं मुनासिब नहीं होऊंगा और मेरे लिए भी ये पार्टी मुनासिब नहीं होगी कि मैं इस पार्टी में अब वज़ीर ख़जाना का या किसी भी ओहदे का किसी भी हुकूमती ओहदे के ऊपर नाफिज रहूं। पार्टी में रहना भी आपको मुश्किल लगता है? नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी एक गुजारिश की थी भाई कि जब मुझे इन्होंने हटाया था तो मैंने कहा मुझे हटा दो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस वक्त भी एहसन इकबाल साहब को लगा देते वजीर खजाना तो बेहतर ऑप्शन नहीं होते हम। एहसन इकबाल सर इन हालात में इस गुफ्तगू के बाद क्या हम ये समझें कि जब आप खुद कहते हैं ना वजीर खजाना ना कोई और ओहदा, किसी भी कैपेसिटी में आपको लगता नहीं कि आप इस पार्टी के साथ कर सकते हैं काम, डज दैट मीन कि इट्स अ गुड बाय टू PMLN? नहीं, अभी ये इसका वक्त नहीं आया, अभी पता नहीं है। ये मैं जो भी ऐसे फैसले करता हूँ सियासी फैसले वो शायद अब्बासी साहब की मर्जी से करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। और बाद उन्होंने कहा रीइमेजिन पाकिस्तान में नई एनर्जी देखेंगे, सेमिनार्स और होंगे, सियासी जमात बनेगी या नहीं बनेगी वक्त फैसला करेगा, जरा मुशावरत होगी, मिल बैठेंगे। और PMLN को गुड बाय कहने का वक्त आया तो नहीं, लेकिन बातों से ऐसे लग रहा है कि डिस्ट्रस्ट सा है, ट्रस्ट नजर नहीं आया मिफ्ताह इस्माइल साहब की बातों से लगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ऐलान होता है या किस तरफ जो है वो ये रुख करती है सारी सिचुएशन। हम लेंगे एक ब्रेक, रहिए हमारे साथ रमजान और हम। वेलकम बैक जी, रमजान और हमें खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद कहते साथ ही आपको लेकर चलते हैं कहीं सैर के लिए। देखते हैं जी आज हम किस मुल्क की सैर करेंगे। मलेशिया यानी जनूब मशरक एशिया में वाक़ एक अहम इस्लामी मुल्क जहाँ की आज हम सैर कर रहे हैं। इसकी आबादी है 3,57,00,000। तो इसमें और क्या क्या है कुछ तो हमने आपको दिखाया, लेकिन जब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं, यहाँ पर हमें साहिल भी नज़र आ रहे हैं, जंगलात भी नज़र आ रहे हैं और बहुत कुछ है जो नज़र आया है। तो खुरम इलाही साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं कि सकाफ़त क्या बताती है मलेशिया की। अस्सलाम वालेकुम जी। सकाफ़त से पहले ये देखते हैं कि इनका हमारे साथ कुछ चीज़ें बहुत ही अनइमेजिनेबल सिमिलर हैं। जैसे ये भी ब्रिटिश राज से इन्होंने आज़ादी ली, ठीक है, हम 1947 में आज़ाद हुई है, 1957 कह सकते हैं तो सिर्फ ऐसी हो, बिल्कुल, मतलब कि इनके ऊपर भी जो हुक्मरान थे वो वहीं के आए हुए थे, शायद वो भी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आए। सिंगापुर इसका हिस्सा था, बाद में सिंगापुर जो है कितना बड़ा मुल्क, एक थ्राइविंग इकोनॉमी बन चुका है, वो शुरू में मलेशिया का हिस्सा था। मलेशिया को समझ लें तो अगर हम इसके टेक्निकलिटी में जाएं तो 13 रियासतों से मिलकर बनता है और इतनी हैरान कुन यहाँ तर्ज हुकूमत है, बादशाहत है, मोनार्क्स हैं। और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द मोनार्क्स होती है। हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स का जिक्र किया था, मंतक़ तैर का, लेकिन यहाँ मोनार्क्स बैठते हैं और वो तय करते हैं कि अब अगली बादशाहत 5 साल के लिए कौन करेगा। वोट कोई नहीं है, बस तय कर लेते हैं आपस में। तो इसे हम कहते हैं रोटेटिंग मोनार्की। दुनिया की वाहिद रोटेटिंग मोनार्की मलेशिया, जो अपने आप को ट्रूली एशिया कहता है, वहाँ पर मौजूद है। यानी 9 मोनार्क बैठते हैं, 9 बादशाह बैठते हैं और वो तय करते हैं कि अब अगले 5 साल हुकूमत कौन करेगा, और वो 5 साल हुकूमत की जाती है। इससे उनमें इख्तलाफ भी नहीं होता और आई थिंक इट्स क्वाइट अ सेंस सोल्यूशन। इंस्टेड कि आप अपने मुल्क को अनारकी में ले जाएं, उनका काफ़ी अर्से से ये चल रहा है और अभी तक वो इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी एग्जैक्ट? कुछ लोग इसको मलेशिया बोलते हैं, कुछ इसको मलेशिया बोलते हैं। इट्स एक्चुअली मलेशिया जी बिल्कुल। और अगर वाई से अच्छा, रोटेटिंग मोनार्की से मुझे याद आया कि अगर आपने दुनिया का सबसे बड़ा राउंड अबाउट ढूंढना हो तो वो भी मलेशिया में ही मौजूद है, एंड दैट इज 3.5 किलोमीटर राउंड। वहाँ पे यूटर्न नहीं है? यूटर्न्स है, अभी हम उसकी भी बात करते हैं। दुनिया में रोड्स का सब बड़े 3 जालों में से एक जाल मलेशिया में मौजूद है। अच्छा, अब ये सुनिए, रोटेटिंग मोनार्की आ गई तो वहीं से आप याद रख सकते हैं कि इतना बड़ा राउंड अबाउट मौजूद है जो 3.5 किलोमीटर राउंड है। यानी कि इतने में पूरा शहर कवर हो जाता है। बीच में कई हैरान कुन बिल्डिंग्स, पार्क्स, चीजें आ रही होती है और आप उस राउंड अबाउट पे भी होते हैं। जो बंदे ने गलती से एक एग्जिट मिस किया तो बस 3.5 किलोमीटर चक्कर किलोमीटर बाद बारी। और आई गेस के पाकिस्तान में राउंड अबाउट पे बहुत रश होता है और खुसूसन खातीन ड्राइवर को वहाँ चलाना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो सोचे 3.5 किलोमीटर, ये कोई बात नहीं है वैसे। किसी भी ड्राइवर को चलाना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, मर्द हो या खातून हो। नहीं, मेरे से खातीन के लिए उस मशीन को हैंडल करना, हम डेटा के हिसाब से भी कर देखें तो आप अच्छी चलाते हैं गाड़ी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी खवातीन बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। अच्छा, बताइए आप मुझे एक बात, उस राउंड अबाउट पे कितनी दफा आपने गाड़ी चलाई? उधर तो मैंने नहीं चलाई। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी, पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो। बिल्कुल। जी आप चलाएं जी गाड़ियाँ, आप ड्राइव किया करें, आप आगे बढ़े। सारे हादसे तो हम करते हैं, बिल्कुल जी, आप बिल्कुल चलाएं गाड़ी। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े तो
63,877 किलोमीटर लंबी रोड्स हैं वहाँ पर मलेशिया में। और मलेशिया की जो ये सारी खूबसूरत रोड्स हैं, ये इतनी लंबी, अगर इनको सीधा कर लिया जाए तो पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया जा सकता है। वहाँ से कि इनकी ऑब्सेशन नजर आती है रोड्स के लिए। हमने राउंड अबाउट देखा। अच्छा, किसी ज़माने में जो बुलंद तरीन बिल्डिंग थी पेट्रोनास टावर, दुनिया की जो बुलंद तरीन बिल्डिंग है 2004 तक, वो भी मलेशिया की ही बिल्डिंग जो पेट्रोनास टावर है, जो कि ट्विन टावर्स हैं। इस वक्त भी जो ट्विन टावर के हिसाब से दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग है वो यही टावर समझे जाते हैं। लेकिन हमने अब देखा है बुर्ज खलीफा, और कल जो हमने देखा जद्दा टावर जो सऊदी अरेबिया में बढ़ रहा है, और अब हम आगे इंशाल्लाह शामिल भी करेंगे कुवैत में एक इससे भी टॉल बिल्डिंग बन रही है। तो जद्दा टावर 1 किलोमीटर ऊंचा होगा, उससे भी बड़ी बिल्डिंग कुवैत में बन रही है। लेकिन पेट्रोनास टावर ने भी एक उम्मीद रखी थी, और मुझे बड़ी हैरानी होती है मुसलमानों ने, मतलब कि एक ऑब्सेशन है कि हमने सबसे बुलंद बिल्डिंग बनानी है। तो इसकी 88 स्टोरीज थी, लेकिन बाद में कई बिल्डिंग्स ने इसको टेक ओवर कर लिया। ट्विन टावर में अभी भी ये दुनिया का बुलंद तरीन टावर है। अगर आगे चलें, और आपको पता है गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो रबर यूज होता है। जी, रबर पैड्स होते हैं, तो रबर पता ही है, सबको पता है, सबको नहीं लोग पता। ड्राइव करते, सबको बहुत मशहूर आजकल डायलॉग कहते हैं सबको नहीं पता होता। सो दुनिया का रबर प्रोडक्शन के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। जैसे शुएब ने शुरू में कहा कि जंगलात, ऐसे जंगल मौजूद है जहाँ से रबर प्रोडक्शन हो सकती है, और इस रबर प्रोडक्शन की तरह वजह से दुनिया का तीसरा बड़ा रबर प्रोडक्शन करने वाला मुल्क जो है वो भी मलेशिया है। ट्रूली एशिया। आगे चलें तो हम चलते हैं इसके एक हैरानकुन फैक्ट की तरफ। इसके अंदर एक ऐसा गार है, और उससे बड़ा गार का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। बोइंग 747 दुनिया का ऐसा जहाज है जिसको उतारते हुए पायलट्स भी रेडी हो जाते हैं, और जो लोग रनवे पे होते हैं वो भी तैयार के 747 आने वाला है, जहाज आने वाला है। जहाज आने वाला है। 40 से 50 747 बोइंग जहाज इन चैम्बर्स के अंदर, इन केव्स के अंदर, इन गारों के अंदर समो सकते हैं। ये इतने कदीम और बड़े गार वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम आगे जाएं तो अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। छोटे बच्चों की बात भी करना, इतने बड़े जहाज़ों की बात है, छोटी छोटी चीजें नहीं है वहाँ पे। और बड़ा आदमी तो वो होता है जो छोटे कामों में जिंदगी को मुकम्मल करता है। तो बच्चों के हवाले से अगर मलेशिया में देखा जाए, नाम रखने पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मैं जब बहुत ट्रैवल करता हूँ तो मैं अमूमन मगरिब वालों को पूछता हूँ, नामों में कोई गहराई नहीं। तो हमारे नामों में बहुत गहराई, हमारी तहजीब में। तो मलेशिया में भी देयर इज अ लॉट ऑफ लव फॉर पुटिंग नेम्स फॉर द किड्स। नाम रखे जाते हैं उन लोगों पर जो इंतकाल कर चुके हों, और उसकी एक ये बात समझी जाती है कि उनके अगर नामों पे नाम रखेंगे तो इनकी ज़िंदगी लंबी होगी, अगर हम जिंदा लोगों पर इनके नाम रखेंगे तो नहीं होगी। तो आप अपने ख़ानदान में किसी डिसीज्ड को, किसी ऐसे आदमी को जिसका इंतकाल हो चुका हो, नाम चुनते हैं, तो नामों की फहरिस्त बन जाती है। और फिर चावलों के छोटे छोटे आप पेड़े बनाते हैं, और फिर वो मुर्गों के आगे रखते हैं, और मुर्गा जिसको पहले चोंच मारता है, तो हर पेड़े को एक नाम दे दिया जाता है। अच्छा। मुर्गा जिस पेड़े को चोंच मारता है वो नाम उस बच्चे के लिए, बच्चों का नाम मुर्गा रखते हैं। हाँ, मुर्गे रखते हैं। इबान कम्युनिटी जो है उसमें खुसूसन ये खूबसूरत सी उन्होंने एक त्यौहार समझ लें उसको जिंदा रखा हुआ है। तो सिर्फ यही नहीं कि वो अपनी कदीम रवायतों से जुड़े हुए हैं। मलेशिया का जो जैसे थ्राइविंग इकॉनमी है, एशिया में जो उसका बड़ा नाम है, उसका अगर हम एक मिसाली चीज़ देखेंगे, वो इस्लाम से भी जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं के एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने स्पेस मिशन करते हुए भी रोज़ा रखा था, डॉक्टर शकूर। और डॉक्टर शकूर ने रोज़ा रखा, हालांकि आप जानते हैं कि सफ़र करते हुए रोज़ा आप छोड़ सकते हैं, आपको आसानी और कबूल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मैंने कई दिन अभी ऊपर बताने हैं, तो हमें रोज़ा ऊपर उन्होंने रखा, रमज़ान को पूरा ऑब्जर्व किया उन्होंने ऊपर। और हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अब दुनिया में हम ऐसे वक्त में जिंदा हैं कि दुनिया की मुकम्मल आबादी हर वक्त ज़मीन पर नहीं होती। 3 से 4 लोग हमेशा स्पेस स्टेशन पे ज़रूर होते हैं, जिसकी वजह से एक अजब बात है कि अब की मुकम्मल आबादी यहाँ पर नहीं होती। और आखिर में एक हैरानकुन बात, थोड़े से सुपरस्टिशंस हैं, वैसे वो तो नामों वाले तरीके से भी पता चल गया होगा कि 4 जो है उससे थोड़ा ये बचते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में वो वहाँ की लोकल ज़ुबान या डायलेक्ट्स में वो मौत या इस तरह के तस्वुरात से जुड़ा हुआ है। तो जब आप कहीं भी जाएं मलेशिया में, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप 3 दबाएं तो आपको 3 नज़र आएगा, और उसके बाद फौरन 5 नजर आएगी या 3A नजर आएगा। तो चौथी मंजिल भी इमारतों में नहीं रखी जाती, लिफ्ट में चौथा बटन नहीं रखा जाता, और जैसे हमारे यहाँ कुछ नंबर्स गाड़ियों में नहीं लिए जाते, ऐसे नंबर गाड़ियों पे भी कम कम लिया जाता है। सो जदीद कदीम बातों को लेकर मलेशिया आगे बढ़ रहा है, दावा कर रहा है कि वो एशिया का ट्रूली एशिया का सबसे बड़ा निशानी है। और महातीर तो जाहिर बात है वो एक ग्लोबल लीडर मॉडर्न ज़मानों में अगर हम किसी को कह सकें कि जिनके पास एक अपना मुल्क से बड़ा विजन था, बिल्कुल ग्लोबल लीडर है ही वो जिसका विजन अपनी मुल्क की सरहदों के बाहर भी फ़ायदा देना जानता हो।
वो महातीर से उम्मीद जुड़ी थी। थैंक यू सो मच आपका खुरम भाई, बहुत शुक्रिया। अबाउट मलेशिया। अब बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। रहिए हमारे साथ, रमज़ान और हम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान और हम में अब जरा बात करते हैं। डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी है, सैंड आर्टिस्ट हैं, आमिर हुसैन इनका नाम है। कमाल इनका हुनर है रेत से ऐसी खूबसूरत तस्वीरें तख्लीक करना कि इंसानों को दंग कर दें। उमर शरीफ की बना चुके, अली सतपारा का कर चुके, इमरान खान की तस्वीर बना चुके हैं। और अभी रिसेंटली आपको याद है एक खबर बहुत पाया था, अलजज़ायर में नमाज के दौरान, तरावी की नमाज के दौरान जो वलीद बिन महसास इमाम मस्जिद थे, जिस तरह उन्होंने बिल्ली से प्यार का इजहार किया था, वो जो उनका एक तरीका था सबको भा गया था, बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने वो भी नक्श कर दिया है सैंड की शक्ल में, कि उन्होंने सैंड से वो आर्ट भी बना दिया है। बिल्कुल, जो बहुत मुश्किल काम है। वैसे अमूमन होता है पेंट से आप आर्ट कर रहे होते हैं किसी और तरीके से, तो वो हम देख रहे थे, लेकिन सैंड आर्ट क्रिएट करना कितना मुश्किल काम है। आमिर ने कब से ये काम शुरू किया, इस वक्त हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कितना एक मुश्किल काम है। ये कौन है? अच्छा, ये उन्हीं मौलाना साहब के, इमाम साहब के मेरे ख्याल में, बिल्कुल जी, उन्हीं का ही आर्ट तख्लीक कर रहे हैं। और ये देखें जी, क्या बात है। अच्छा, वैसे टाइम लैप्स शूट हुआ है ना, टाइम लैप्स भी, और इसमें देखिए असल जो है वो आपका हाथ का कमाल कितना ज्यादा है कि अगर सैंड है, अगर उसको आपने सही तरीके से नहीं साइड पे किया तो वो पूरा इमेज जो है वो खराब हो सकता है। अच्छा, हमने कभी कभी साहिल पर भी देखा सैंड आर्ट, और ये थोड़ा डिफरेंट है, कैनवस पर हो रहा है जी। और आमिर साहब साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र और खैर से हैं, और आपको रमजान की मुबारक हो। बल्कि अब तो रमजान से खत्म होने वाले। बिल्कुल जी, लेकिन फिर भी रमज़ान हमेशा मुबारक ही होता है, तो आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अभी भी आमिर, कब से ये काम आपने स्टार्ट किया सैंड आर्ट? किसी से सीखा या खुद से ही तख्लीक करना शुरू कर दिया? बेसिकली मुसव्वरी जो है वो मैं बचपन से करता रहा हूँ। जो कि वालदा साहब है वो है ना, वो बचपन से जब छोटे थे तब वो करती थी मुसव्वरी और पेंटिंग्स करती, ऑयल पेंटिंग करती थी। तो फिर बहन भाई देखा देखी फिर उनको फिर उनसे इंस्पायर हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि सैंड आर्ट या सॉल्ट आर्ट, क्योंकि नमक से भी बनाता हूँ। अच्छा, तो ये तकरीबन मुझे हो गए तकरीबन 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं आप? अगर हम कैनवस की बात करें कि उसके ऊपर सैंड या सॉल्ट आपने पहले छिड़का या जो भी उसे कहेंगे फैलाया, और उसके बाद फिर आपने ब्रश से उसको बड़े ही फाइन डिटेलिंग के साथ आप उसमें फीचर्स इन्हांस करते हैं। तो इसके लिए क्या पहले खाका होता है या बस खाका दिमाग में होता है? अगर आपको मुसव्वरी का हुनर आता है तो फिर आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर नमक से, मेरी बेशतर तस्वीर जो, अगर आप मेरे फेसबुक में या मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं तो बेशतर तस्वीरें जो है ना वो ज़्यादातर लाइक 70-80% जो है वो नमक से बनाई गई है। फाइन सॉल्ट जो घर में भी आप दस्तयाब होता है, किचन में आप यूज़ करते हैं, तो उसी को फिर आप फिर आगे मेज के ऊपर या किसी कॉन्ट्रास्ट से, अगर ब्लैक टेबल आपका, उसके आप डालेंगे तो फिर आप ब्रश के साथ जो है वो उसको इन्हांस कर सकते हैं। या अगर आप अपना कोई क्रेडिट कार्ड लेने का या तो उसके साथ आप जो नमक को जो है ना फिर आपको उसको कर सकते हैं सही इन लाइन। सही, ठीक है। अच्छा आमिर, अब तक पर्सनालिटीज का आर्ट क्रिएट कर चुके हैं आप? काफी कमो बेश तकरीबन 180 के लगभग जो है ना वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। तो या मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, तो काफी पर्सनालिटीज अबाउट। और किसी को इमेजेस भेजी आपने बना के कि ये मैंने आपका बनाया है, और क्या रिस्पॉन्स आया? इमरान खान साहब को भी सेंड की गई है। उन्होंने तो अपने जो उनके पब्लिक पेज पे है ना, वहाँ पे भी उन्होंने शेयर की थी। अभी हालिया साइम अली की मैंने की थी, अभी हफ्ता या डेढ़ हफ्ता कबल। तो नादर अली की है, डॉक्टर मोहम्मद अल कादरी साहब की है। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। और यहाँ तक कि मैंने दिलीप कुमार साहब की थी जब उनके फोटकी पे, तो फिर वहाँ पे उनकी भांजी की जो है ना उनकी भांजी का एक मैसेज आया था जहाँ पे वो बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी इंडिया से। तो इस तरीके से काफ़ी साथी सराहते हैं इस चीज़ को, काफ़ी इंजॉय करते हैं। और अच्छा, तो ये मेरा एक फन पाया इसकी तख्लीक के बाद उसकी लाइफ होती है, बिकॉज ज़रा सैंड है, सॉल्ट है, वो ज़रा सा हिलेगा तो वो फिर से मिक्स हो जाएगा। सो लाइफ क्या होती है? क्या कोई ऐसा तरीका भी होता है कि इसको आप बिल्कुल फिक्स कर देते हैं? फिक्सेशन मुमकिन नहीं है उस तरीके से आप, क्योंकि नमक जो है या मिट्टी से अगर कोई तस्वीर आप तख्लीक कर रहे हैं तो उसमें वो लेयर्स बाय लेयर्स हैं। तो अगर आप ऊपर अगर किसी किस्म की अगर आप कोई
तेल भी डाल दें या कोई और भी कोई चीज प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन वो क्योंकि वो लेयर्स हैं, अगर आप जैसे ही तस्वीर को उठाएंगे तो फिर वो मिक्स हो जाएंगी चीजें। तो ये इट्स कंसेंट्रेट, सो यू हैव टू वॉच इट व्हाइल इट्स बीइंग। ओके, यानी फिर ये टेम्परेरी है ना, एक वक्त के लिए आपने बनाया, फिर आपने उसे डिजिटली महफूज कर लिया, अदरवाइज तो इट्स गॉन विद द विंड, राइट? तो अब ये जो कैनवस पर आप कर रहे हैं वो, या जब साहिल पर कोई अगर सैंड आर्टिस्ट हो और वो बिल्कुल साहिल पर हमें नजर आए काम करता हुआ, ये दोनों में कोई फर्क भी होता है या सेम है? बिल्कुल, जो साहिल पे कर रहा है उसकी जो मिट्टी हुई वो गीली होगी, क्योंकि उसमें है ना उसको प्रिजर्व करना है, वो 3D में वो एक इमेज वो बन रही है, वो 3D आर्ट है। तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल वो 3D आर्ट है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो है ना, वो एक टेबल के ऊपर आप लाइट बोर्ड डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर मिट्टी आप डाल रहे हैं, तो उसके फिर पोर्स जो है या आप कह रहे हैं मिट्टी के जो बिल्कुल छोटे छोटे तिनके जो है उनको आपने फिर इनलाइन करना है। तो ये आप समझ लें कि मिट्टी के साथ करने में और नमक के साथ करने में दोनों बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, वैसे गीली मिट्टी के साथ बनाना ज्यादा मुश्किल है या फिर सूखी मिट्टी के साथ बनाना बहुत मुश्किल है, और आपने कहीं से सीखा? नहीं, ये कुछ चीजें हैं, मैंने खुद ही टेक्निक्स जो है वो खुद ही सीखी है, खुद से सीखी है, बचपन से करता आया हूँ। लेकिन जो मेरी जो वीडियोस जो है या आप मेरी तस्वीरें देख लें, क्योंकि मुसव्वर तो काफी दुनिया में तो काफी भरे हुए हैं और हर जगह आपको मुसव्वर मिलेंगे जो मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन बात ये क्योंकि एक मॉडर्न दौर है, तो इसमें आप किस तरीके से अपने इमेजेस को कैसे प्रिजर्व करते हैं, आप उसको किस तरीके से प्रमोट करते हैं, तो ये सोशल मीडिया के जरिए है ना फिर ये काम हो रहा है, तो इस वजह से है ना इस काम को है ना फरोग मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ का भी है ना वो कैमरा ले लेती हैं या बच्चे कैमरा ले लेते हैं, तो उस तरीके से फिर वो इमेजेस में बना पाता हूं। तो आमिर, वैसे तो आप इसको किसी भी तरह से महफूज नहीं कर सकते आर्ट को, जिस तरह शेब ने पहले से हवा चली, मिट्टी उड़ी और उसके बाद आपका आर्ट खराब हो गया, तो कभी खुद से कुछ होता है दिल को अजीब सा कि इमोशनली कोई अटैचमेंट हो जाती है, इतनी मेहनत की है और उसके बाद आर्ट आपका गया, खत्म हो गया, या खुद से कभी हटाया हो? नहीं, कभी भी कुछ महसूस नहीं करता मैं जब भी आर्ट को, जाहिर महसूस होता ठीक है, अगर आपने 5 या 10 घंटे आप लगे रहे किसी इमेज के ऊपर काम करते हुए, तो उसमें थोड़ा बहुत शुरू में होता था, लेकिन अब बिल्कुल कोई इमोशनली कोई चीज नहीं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर वो चीज है। आप जब भी आपका दिल करता है आप उस चीज को तख्लीक कर लेते हैं। और जब हम किसी भी आर्टिस्ट की बात करते हैं, जाहिर है एक चीज़ अटैच होती है ना कि आप अपने आर्ट को सेल भी करेंगे, आप एग्जीबिशंस में भी जाएंगे, आपके फन पारे वहाँ जाएंगे, लोग खरीदेंगे, तो एक मॉनेटरी टर्म अटैच होती है। अब आपके इस आर्ट से वो कैसे अटैच हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिजिकली रहेगा नहीं। बेसिकली जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैंने तो मास्टर्स किया था इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो ये है ना एक नया दौर है, तो इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ तरीके जो है ना नहीं निकल रहे हैं। आप अपने प्रोडक्ट को आप कैसे बेच सकते हैं, इसको आपने इस तरीके से बेचना है जैसे आपने एक शो पेंटिंग या एक शो आप कर रहे हैं जिसमें आपने कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं। जैसे एक म्यूजिशियन आता है, कोई गुलकार आता है, कोई फनकार आता है जो अपने स्टेज के ऊपर शो करके चल जाता है, आवाज तो खत्म हो जाती है, वो गायब हो जाती है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये भी वही एक मीडियम है, ये भी वही चीज है, आप इसको शो कर आप इसको वीडियो में आप करेंगे, वीडियो बन जाएगी, तस्वीरें ली जाएंगी, डिजिटली आप इसको महफूज रखेंगे, वो एक याद के तौर पर रहेगा, लेकिन इन एक्चुअल फिजिकली वो नहीं होगा। आपने दुरुस्त कहा, दुनिया बदल रही है, वो चीज खत्म हो जाती है, तो मैं शोज करता हूं, मेटावर्स का दौर है, हाँ, तो डिजिटली रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखते चीजें किस तरफ जाती हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा आपका काम देख, आर्ट देखे। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप भी हमें जरूर बताएं। बढ़ते हैं अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ रमजान और हम। वेलकम बैक जी, रमजान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। खा लिया आपने पकोड़े समोसे जितने आप खा सकते थे पूरा रमजान? जी। खुश हो गए? नहीं, दिल भी नहीं भरा अभी तक। मैंने कहा खाया समोसे पकोड़े। ईद के बाद आपको मिलेंगे नहीं समोसे पकोड़े? क्यों नहीं मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? अम्मी से या बेगम से मांग के देखना मांग के देखिएगा जरा। ईद में तो चले हमारे डिफरेंट मामलात होते हैं, हमने अपनी डाइट को डिफरेंट तरीके से अपनी बॉडी को इसमें एडजस्ट करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, साथ साथ सहरी में जागना और उसके बाद जो है वो ऑयल वाली और मीठी मीठी चीज़ें जो है रमज़ान के दौरान हम कर रहे होते हैं। लेकिन जो है उसके बाद
बॉडी को जो एक झटका लगता है, आपकी हेल्थ को जो एक झटका लगता है कि अब धड़ाधड़ खाना शुरू कर दिया, कुछ लोग होते हैं जो कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ भी देते, तो किस तरह से एडजस्ट किया जाए पोस्ट रमज़ान, क्या डाइट होनी चाहिए आपकी, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे शोएब ने कभी थ्रू आउट नहीं पकौड़े समोसा, हाँ, ही वाज बीन वेरी केयरफुल। रमजान अच्छा, सही, बहुत अच्छा है, क्योंकि अब 2-3 रोजे रह गए हैं और थोड़ी उदासी भी हो रही है, क्योंकि रमजान वो जो पैशन और वो हमारा सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट रमज़ान भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। सो बेसिकली अब क्या करना है, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है नाश्ता करने की, ठीक है, एक पूरा महीना हमने ऐसा गुजारा जिसमें आपका नाश्ता नहीं, तो आप अपना 5 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का एक रूटीन बनाएंगे। बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं खाना। नाश्ता जो आप बनाएं उसमें बहुत ज़्यादा तली हुई ग़िज़ाएँ ना हो। जैसे अगर आप कोशिश करें चपाती है तो उस पर तेल ना हो, पराठा से अवॉइड करें। अच्छा, अगर अंडा है तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड ऑमलेट 1 चम्मच में इस तरह करके ना तेल में उस तरह करके बनाएं। क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है, ठीक है। और ईद वाले दिन से ही सबीन लोगों को ऐसा लगता है कि बस जिस कदर आप खा सकते हैं आप खाना शुरू कर दें। एंड होता क्या है कि वो इतनी ओवरफेड कर लेते हैं अपने आप को कि वो डायरिया, वॉमिटिंग और भरे होते एब्सोल्युटली डॉक्टर्स की छुट्टी नहीं होती। तो वो जो हमारी पूरी ईद की जिसके लिए हम इतना वेट करते हैं वो सारा जो है वो हॉस्पिटल में गुजरता है। तो आपने छोटे मील्स रखने हैं, आपने ग्रेन्स रखने हैं, आपने दही का इस्तेमाल, लस्सी या दही को किसी भी तरीके से अपने उसमें रखना है, तली हुई ग़िज़ाएँ कम खानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, शीर खुरमा खाएं बट अपना पेट समझ के खाएं, क्योंकि मीठा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है पोस्ट रमज़ान, क्योंकि आदत नहीं होती पूरा दिन आपको इस तरह की कोई चीज़ खाने की। और हम जहाँ जाएंगे, और ईद वाले दिन भी या नॉर्मली भी, तो हमारी जो सेलिब्रेशन है उसमें मीठा एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। सो आपने मीठे को बड़ा कंट्रोल करके एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने। अच्छा, रमज़ान में ज़ाहिर है जिस तरह भी हम देख रहे हैं 2-3 रोजे रह गए और वैसे भी एंड पे एनर्जी लेवल्स आपके थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं। अब वो जो एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया है, ज़रा 1 महीना आपकी डिफरेंट रूटीन रही है, खाने पीने की रूटीन डिफरेंट रही है, एक लंबे टाइम तक आपका ज़रा पेट खाली रहा है, अब इसको कैसे आपने बेहतर करना है? जस्ट आफ्टर द ईद अपनी रूटीन से आपने कहा 5 मील्स, वो तो ठीक है, लेकिन खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें जिससे आपकी एनर्जी लेवल्स फ़ौरन से बहाल हो जाए? इसमें सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने बहुत करना है। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें, जैसे अभी भी स्ट्रॉबेरीज हैं हमारे पास, तो बेस्ट तरीका क्या है कि स्ट्रॉबेरी और पानी को डाल के आपने ब्लेंड कर लिया, अच्छा वो सूदिंग होता है, उसमें दही ऐड कर लिया, वो पूरी आपको एनर्जी देगा। इसी तरीके से आप चाहें तो कोई अच्छा मिल्क शेक बना सकते हैं, इन चीज़ों को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया ग्रेन्स, यानी कि चक्की का आटा, ये वो सारी चीज़ें वो कार्ब्स हैं, ब्राउन्स हैं, जो कि स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और आपको काफ़ी देर तक एनर्जी देते रहते हैं। ये हमने रमज़ान में भी इस्तेमाल किया, हम पोस्ट रमज़ान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कदर दालों का इस्तेमाल और मुर्गी का बैलेंस्ड इस्तेमाल ही आप कर सकते हैं, वो भी आप अपनी डाइट में ज़रूर रखें। बट पोस्ट रमज़ान आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़रा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कहते हैं ना पानी, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो बॉडी कंपनसेट करती है क्योंकि हम सिर्फ शाम में खा रहे होते हैं। अगर हम जब पूरा दिन खाएंगे और हम पानी का इंटेक पूरा नहीं करेंगे, मौसम भी बदल गया ना, बिल्कुल, तो वो फिर आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकते हैं। वॉक को तो हम कभी भूलते नहीं हैं, वॉक एक्सरसाइज जो है वो जरूर लगता है हमेशा भूलते हैं लेकिन वाइल्ड डिस्कशन हम नहीं भूलते, क्योंकि एक ज़रूरी पार्ट है, आपने इसको साथ साथ लेके चलना है। तो दिस इज़ हाउ हम अपनी बॉडी को वापस रूटीन की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, अब वो तमाम लोग जिन्होंने वेट गेन किया रमज़ान में, कुछ लूज कर देते हैं जो अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, लेकिन आम तौर पे हम इतने ऑयली खाने नहीं खा रहे होते जितने हम रमज़ान में खाना शुरू करते, तो ऑपोजिट होता है एक्चुअली। अब उन्होंने वेट गेन कर लिया, अब वो फ़ौरन से अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, कितना टाइम उनको लगेगा और क्या अब मुश्किल होगा उनके लिए वेट लूज़ करना जो 1 महीने में इतना गेन कर लिया? सीधी तरह क्या आपने 55 से 50 पे आना है? नहीं देखो वेट लूज़ करना ना एक मुश्किल काम है, इट्स नेवर अ इजी टास्क, ठीक है। आपने अपनी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करनी, हमने जिन चीज़ों का मेंशन किया ये तो आपने ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप वापस अपने रूटीन के साथ, तो रात का जो आपका खाना है वो बहुत लेट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी समवेयर बिटवीन 6:30 to 7:30। आप देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में डिनर टाइम होता ही है, हमारे यहाँ 9, 10, 11 रात 11-12 बजे तक के चल रहे हैं, और फिर मिडनाइट स्नैकिंग भी होती है। तो अगर आप अपना डिनर टाइम अर्ली कर लेंगे ना, उसके बाद आप हैवी कुछ ऐसी चीज़ें मीठी या वो नहीं खाएं, आप देखिएगा कि आप वापस से अपनी रूटीन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे।
जाएंगे और आपका पोषण आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही पोषण कंट्रोल करते करते आपका मैदा भी उन चीज़ों का आदी हो जाता है और आपको भूख नहीं लगती। और सबसे बड़ा नुकसान ये है जो लोग लेट नाइट बिंजिंग ईटिंग करते हैं, सोने से पहले कुछ मुंह में डाल लिया। आई हैव फ्यू पेशेंट्स who get up in the middle of night and वो जाके कुछ खाते हैं और फिर उनको नींद आती है। सो ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे हमें ये आदत हो जाती है, ये आदत है, स्टमक को आदत है या वाकई उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है? और वो सोते में से उठते हैं, इट्स अ बॉडी रिक्वायरमेंट, डिपेंडेंसी, वो आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें तंग कर सकती हैं। ये तो हमें रमजान के बाद होगा ना कि सुबह हमें 3:30-4 बजे ना आंख खुलेगी, क्या खाने में बायोलॉजी क्लॉक सेट हो जाती है ना, क्या पेट में कुछ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बॉडी एक मंथ से हम इसी रूटीन में, मेरे साथ तो हर रमजान के बाद 2 हफ्ते यही होता है। बिल्कुल, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता 5 मील्स और छोटे पोर्शंस की तरफ लेके आना है। जाहिर है पकोड़े अब बार-बार तो नहीं खाए पकोड़े, नहीं खाए पकोड़े। कोई बता दे जिसने मुझे देखा पकोड़े खाते हुए। थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे यहाँ पर। क्या करना है हमें ईद के बाद अपने खाने पीने की रूटीन को कैसे बेहतर करना है, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मशहूर कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी इंसान जो कुछ करेगा उसका नतीजा वैसे होगा। वैसे भी कहते हैं जो फसल आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अच्छा काम करेंगे नतीजा मस्बत आएगा, काम बुरा करेंगे तो नतीजा या अंजाम मनफी होगा। दीन की अगर बात करें, इस तस्वर को कहते हैं मकाफाते अमल। मकाफाते अमल क्या है? और अगर आपको लगता है कि आपने किसी का गलत कर दिया लेकिन आप मकाफाते अमल से डरते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके साथ बुरा हो, तो फिर क्या किया जाए? आज हम इस पर बात करें। ये बहुत सारे सवालात हमारे जहन में हैं और इन सवालों के जवाब हमें देंगे हमारे मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। राजा ज़िया साहब, मकाफाते अमल क्या है अपने अल्फाज में अगर आप एक्सप्लेन करें? और कुरान और सुन्नत में अगर इसके हवाले से कोई हुक्म है या इसके हवाले से जिक्र है तो प्लीज़ बताइएगा। बेशक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में 25वें पारे में इरशाद फरमाते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफून कसीर, कि जो भी मुसीबत तुम्हारे पे आती है वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से। तो और अल्लाह ताला तो बहुत माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ये बात इरशाद फरमाते हैं कि हमारे ऊपर जो मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें और परेशानियाँ, उसकी एक वजह बहुत बड़ी है कि हमारे अपने अमाल ऐसे होते हैं, हमारे अमाल का नतीजा मिल रहा होता है। अब वो नतीजा दुनिया में भी मिल सकता है, आखिरत में भी मिल सकता है, लेकिन बहरहाल वो बात कुछ हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो वापस लौट के आती हैं। तो अगर इंसान, यानी अगर मेरे जो मुसीबतें मेरे पे आई हुई हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे गुनाहों के साथ, तो अगर मैं इन गुनाहों से तौबा कर लूँ तो मुसीबतें भी चली जाएंगी। तो सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है ना इस मुश्किलों से निकलने का, परेशानियों से निकलने का, वो ये कि इंसान इस्तिग़फ़ार में कसरत करे। और इस्तिग़फ़ार से मुराद ये है कि इंसान पहले तो नदामत महसूस करे जो भी उसने गलत किया था उसके ऊपर, और उसके बारे में फिर अल्लाह की तरफ रुजू करे, प्रॉमिस करे कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। और अगर इसमें किसी और का हक़ मारा गया तो उससे भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला इससे पहले कि आपको माफ़ करे लोगों से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हमने किसी का फॉर एग्जांपल माल लिया हुआ है तो वो माल रिटर्न करना, ये नहीं कि आपने कहा कि जी बस मैं अल्लाह से मामला कर लेता हूँ और माल जो उसका लिया हुआ था वो एज इट इज़ ठीक है। या फिर अगर आपने किसी के बारे में कुछ बुरा भला उसे कहा था, कोई ऐसी बात है, तो फिर आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। जहाँ पे बात आती है गीबत की, फॉर एग्जांपल कि आपने किसी के बारे में गीबत की थी, अब होता ही है कि अगर आप उसको वापस जाके बताते हो कि भाई मैंने आपको ये भी कहा था, ये भी कहा था, तो हो सकता है कि उससे आपका रिलेशनशिप मज़ीद ख़राब हो। तो जनरल सी बात की जा सकती है कि शायद मुझसे कोई गलती होगी हो, मैंने आपके बारे में कुछ कह दिया हो, तो प्लीज़ अपना दिल बड़ा करें, मुझे आप माफ़ करें, बजाय कि आप निटी ग्रिटीज़ में जाएँ और फिर वो मज़ीद रिश्ता ख़राब हो और वो आपके बारे में एक बदगुमानी का शिकार हो जाए। तो इस तरह से माफ़ी तदाफ़ी कर लेनी चाहिए जब भी कोई ऐसा मामला हो। तो ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जब भी आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसका समझे कि चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसकी वजह से कुछ चीज़ जो आप पे मुसीबत आनी है वो स्टार्ट हो जाती है। हमारा दीन क्या कहता है इस बारे में? कहीं पर जिक्र है कुरान में, सुन्नत में? जी, जैसा कि मैंने बताया ना कि कुरान मजीद में एक आयत तो वाज़ेह है कि जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी मुसीबत तुम्हारे पे आती है वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से होती है। यानी कि जब आपने कुछ मुसीबत आई है तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह आपके अमाल है। तो आप उन गुनाहों से तौबा कर लें, आप माफ़ी मांग लें, आप अल्लाह ताला से रिपेंटेंस कर लें, तो अल्लाह ताला वो मुसीबत भी टाल देगा। तो जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो एक कौम के पास गए, उनको दीन की दावत दी, उनको कहा कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने नहीं किया। अच्छा, यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का हुक्म आने से पहले ही निकल गए वहाँ से, तो हालांकि ये ख़ता है, एक एरर इन जजमेंट है। इसके बदले अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट में डाल दिया। अब वो वहाँ मछली के पेट में क्या कह रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तू बेऐब है, जुल्म तो मैंने अपने साथ किया। तो जब उन्होंने इस्तिग़फ़ार की, माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने उनको किनारे पे पहुँचा दिया और बिल्कुल सेहतयाब भी हो गए। दूसरी तरफ जो उनकी कौम थी जो कि नाफरमान थी और यानी अंबिया को की बात ना मानने वाली, उनके ऊपर जब उन्होंने नाफरमानी की तो अजाब जो है ना अल्लाह की तरफ से लॉन्च हो चुका था। इन्होंने क्या किया, इनको एहसास हो गया, इन्होंने कलेक्टिव तौबा कर ली। इन्होंने कहा यार देखो बात ये है,
यूनुस अलैहिस्सलाम बात तो ठीक कह रहे थे, हमसे गलती हुई है, उन्होंने तौबा कर ली। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अजाब इनकी तरफ आ रहा था हमने वापस कर लिया, क्योंकि इनकी जो नाफरमानी थी, जैसे इन्होंने तौबा की उसके ऊपर अजाब भी टल गया। तो देखिए जो भी हम गलती करते हैं, चाहे वो अपने ज़ात के साथ करते हो, चाहे उसमें हकूक़ुल्लाह हो या हकूक़ुल इबाद हो, उसकी जब आप कर देते हो ना तो समझें कि आपने एक नेचुरल लॉ को ट्रिगर कर दिया है। यानी अल्लाह का कानून है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के जो नेचुरल लॉज की हम जब बात करते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, लॉज ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं, अगर आप एक पहाड़ से आगे कदम रखते हो तो आपने तो नीचे ही गिरना है ना। तो ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी आप पे इफेक्ट होगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें जी मैंने चूंकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी इसलिए मैं जब पहाड़ से आगे कदम रखूंगा तो मेरे पे असर नहीं करेगी। नहीं भाई, आप पे भी करेगी, क्योंकि ग्रेविटी का लॉ जो है ना वो सब पे अप्लाई करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला की जो शरीयत है ये भी तो अल्लाह की लॉज है। ग्रेविटी भी अल्लाह का ही लॉ है, अल्लाह ने बताया ग्रेविटी क्या है, चांद तारों का मूवमेंट अल्लाह ने बनाया, तो ये भी कानून अल्लाह के ही है, नेचुरल लॉज इन्हें कहते हैं। दूसरे लॉज जो शरिया के लॉज हैं ये भी अल्लाह के हैं। तो जब आप ये लॉ तोड़ते हो आपको रिजल्ट मिलता है। आपने पहाड़ से कदम रखा, नीचे गिर गए, आप पानी पे चलने की कोशिश करेंगे, आप डूब जाएंगे, तैरना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो शरीयत के अहकामात है जब आप उनको भी तोड़ते हो, झूठ बोला, गीबत की, चुगली की, तो ये आपने अल्लाह का कानून तोड़ा है। तो इसका भी एक रिजल्टेंट होगा। तो इससे पहले कि वो रिजल्ट आए आपकी तरफ, पहले ही इंसान को तौबा करनी चाहिए। और चूंकि रमज़ान चल रहा है तो ये इससे बड़ा मौका क्या होगा तौबा करने का। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। राज़ा साहब साथ मौजूद थे, आज हम मकाफ़ात अमल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे, और पाकिस्तान में तिब, तालीम, इल्म आगाही, समाजी बहबूद, जब इन शोबों का हम जिक्र करते हैं तो एक नाम याद आता है हमें, शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब का। उनकी खिदमात हम सब जानते हैं कि बेमिसाल हैं। हमदर्द फाउंडेशन के ज़रिए तिब और एजुकेशन के मैदानों में बेमिसाल कारनामे सर अंजाम दिए। शहीद हकीम मोहम्मद सईद, उन्होंने 1948 में हमदर्द फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, जहाँ हिकमत की दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ नज़र आया। उनकी तैयार की गई कई दवाइयाँ बहुत जल्द मुल्क भर में मशहूर हुईं। शहीद हकीम मोहम्मद सईद, उन्होंने सेहत, साइंस, फ़लसफ़ा और ऐसे बहुत से मौज़ूआत हैं जिस पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की हैं। और उनके कायम करदा हमदर्द पाकिस्तान का शुमार अगर मैं दुनिया की बात करूँ ना तो यूनानी दवाइयाँ बनाने वाले बड़े इदारों में होता है। शहीद हकीम मोहम्मद सईद के कायम करदा हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द विलेज स्कूल, हमदर्द यूनिवर्सिटी और इससे मुल्का बहुत से कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर तालीम का फ़रोग़ हो रहा है, बल्कि अहम किरदार तालीम के मैदान में अदा किया जा रहा है। कई ममालिक के दिलचस्प और मालूमात से भरपूर सफ़रनामे भी तहरीर किए हैं। हमदर्द फाउंडेशन की आज हम बात कर रहे हैं, और मुल्क में उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी कोशिश है। इस इदारे के सरबराह से लेकर चपड़ासी तक तमाम मुलाजमीन दफ्तरी हो या इंतज़ामी उमूर उर्दू में सर अंजाम देते हैं। तो ये हमारी ज़बान उर्दू, जिसके हवाले से आज हम बात करते हैं। वैसे एक चीज़ और है, जब मशरूब की बात करते हैं, रमज़ान का महीना है, रूह अफ़ज़ा, ये मशरूब भी इन्होंने ही मुतारिफ़ कराया था। आपसे इजाज़त लेंगे, दोबारा मुलाकात कल होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।